जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागीश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय मेरा वही है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता सन 2006 अध्याय 9। चूँकि अध्याय 9 बहुत बड़ा है, उस पर अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और इसलिए कि छोटा छोटा वीडियो होगा, आप लोग को देखने में भी सहूलियत होगी। मेरा आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखने के पश्चात या पूर्व जो भी मेरा टॉपिक है उस विषय पे एक बार बेहद जरूर पढ़ लें, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि जो भी उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस आग्रह के साथ मैं पुनः विषय पे आता हूँ। और आज का विषय है अध्याय 9 धारा 138 से लेकर 143। इसमें टॉपिक है लगान का। और लगान से संबंधित टाइटल तो है, लेकिन ये लगान उस व्यक्ति के लिए है जो आसामी है, क्योंकि जो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट वाले होते हैं या भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले जो होते हैं उनके लिए तो लगान की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो आसामी होते हैं उनका लगान का निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसको धारा 138 से लेकर 143 में दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं, जब धारा 138 को पढ़ा जाता है तो धारा 138 ये कहता है कि ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जाए, किसी भूमि के अध्यासन हेतु अनुमति पाने पर कोई आसामी ऐसे लगान के भुगतान का दायी होगा, जैसा कि यथास्थिति उसके भूमि धारक या ग्राम सभा और उसके बीच अनुबंधित किया गया हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि टर्म्स कंडीशन तो लगान का ये है कि जब किसी भूमिधर से कोई आसामी रेंट पे लेता है तो वो जो आपस में अनुबंध किए होंगे या ग्राम सभा से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई व्यक्ति रेंट पे लेता है भूमि को, तो उस ग्राम सभा से या स्थानीय प्राधिकारी से जो भी अनुबंध किया हो उसके अनुसार उसको लगान देना पड़ेगा। अब एक कंडीशन आता है कि कोई अनुबंध नहीं किया गया है, तब क्या होगा? तब उसके लिए धारा 139 बताता है। अब 139 में कहता है कि इसके लिए आवेदन कहाँ दिया जाएगा, तो आवेदन तहसीलदार महोदय को दिया जाएगा और तहसीलदार महोदय बाकायदा उसका जांच करेंगे। जांच करने के पश्चात जो भी इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली है उसके अनुसार लगान निर्धारित कर देंगे। और एक बात और कहा गया 139 में कि वो लगान उस दिन से देय होगा जिस दिन से अध्यासन के लिए संदेह किया गया, मतलब उनको पोजीशन दिया गया है। एक बात और कह रहा है 139 का सब क्लास 4 कि यदि कोई व्यक्ति तहसीलदार महोदय के आदेश से व्यथित हैं तो उप जिलाधिकारी को अपील कर सकते हैं और जो भी उनका निर्धारण किया जाएगा लगान उप जिलाधिकारी द्वारा वो अंतिम होगा, उसके बाद कोई अपील नहीं होगी। तो हम आते हैं 139 पढ़ते हैं क्या है। 139 का सब क्लास 1, जहाँ कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना, यहाँ देखिए सब लिखा है कि जहाँ कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना किसी भूमि पर आसामी के रूप में कब्जेदार हो, मतलब कि जो अभी हम लोग धारा 138 पढ़ें, या तो उसमें अनुबंध कर लिया गया है कि आपको क्या लगान देना है, तब तो उसके अनुसार देय होगा। अगर जो उसमें नहीं है तब ये तहसीलदार महोदय को आवेदन करेंगे। ये 139 सब क्लास 1 में दिया गया है। सब क्लास 2 में कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर तहसीलदार यथाविहित रीति से जाँच कराएगा और इस संहिता के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार लगान नियत करेगा। पुनः सब क्लास 3 कह रहा है कि उपधारा 2 में नियत किया गया लगान किसी आसामी द्वारा इस रूप में भूमि के अध्यासन के दिनांक से संदेह हो जाएगा। पुनः उपधारा 4 कह रहा है कि उपधारा 2 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उप जिलाधिकारी को अपील दायर कर सकता है और इस संहिता के अन्य उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी उप जिलाधिकारी का आदेश अंतिम होगा। अब एक बात आती है कि क्या इनके जो लगान देय हैं, क्या बीच में कभी किन्हीं कारणों से उसमें छूट प्रदान की जाएगी? तो इसका उत्तर है जी हाँ। उसके बारे में धारा 140 बताया गया है। कुछ कंडीशन बताए गए हैं कि किस कंडीशन में इनको छूट दी जाएगी।
वो कंडीशन है कि यदि किसी कारणवश, जैसे होता है ना कि प्राकृतिक आपदा, जैसे एकाएक क्षेत्र में जल प्लावन हो गया हो या अन्य प्रकार से सर्वान रूप से कोई उसका उपज में सूखा पड़ गया हो, ओला हो गया हो, बालू जमा हो गया हो या अन्य कोई विपत्ति के कारण सर्वान रूप से कमी हो गई हो, वहाँ वह लगान में से छूट दे सकता है जैसे उसे न्याय संगत प्रतीत हो, और इसके लिए बाकायदे उनको वाद दाखिल करना पड़ेगा। अब ये एक बात और कह रहे हैं कि जो भी इसमें छूट दिया जाएगा, प्रोविजो है कि परंतु ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जाएगा कि जिस व्यक्ति के लिए वह दी गई है उसके अतिरिक्त किसी और अवधि के लिए भी आसामी द्वारा दिए लगान में कोई परिवर्तन हो गया है। मतलब उस खास पीरियड में ही, जिस पीरियड में ऐसी कोई समस्या आई है, उस पीरियड में हम लोगों द्वारा भी देखा गया होगा, पेपर में कई बार राज्य सरकार डिक्लेयर करती है कि इस साल सूखा घोषित कर दिया जाए, लगान न वसूला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि अगले साल भी उससे न वसूला जाए, केवल उस साल छूट दी जाएगी। और उसी की बात यहाँ पे कही गई है कि यदि कोई बात आती है तो यही सब चीज़ें आसामी पर भी लागू होंगी। उसके बाद से ये कह रहा है कि जहाँ न्यायालय उपधारा 1 के अधीन छूट दे वहाँ राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किए जाएं भू राजस्व के पौराणिक छूट का आदेश देगा। अब इसमें जो न्यायालय की बात कही गई है, राजस्व न्यायालय की बात कही गई है, न कि कोई सिविल कोर्ट की बात कही गई है। अब इसकी गणना कब से की जाएगी, जो लगान निर्धारण है वो उसके लिए धारा 141 बताता है। 141 ये कह रहा है कि या तो जिस दिन आदेश किया गया उस दिन से उस आदेश में मेंशन होगा, 141 का सब क्लास 1, और सब क्लास 2 कह रहा है कि यदि कोई बात मेंशन नहीं है उस आदेश में कि किस दिन से दिया जाए, तो कह रहा है कि जिस दिन आदेश हुआ है उसके पश्चातवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा। मतलब यदि कोई मार्च में आदेश पारित हो गया या जनवरी में पारित आदेश हो गया, उस आदेश में ये नहीं लिखा है कि किस तिथि से दिया जाएगा लगान, तो जुलाई जो आएगा नेक्स्ट मंथ जुलाई का, उस जुलाई के प्रथम दिन से लगान देय हो जाएगा। अब एक चीज़ और कर रहा है कि यदि ग्राम सभा या अन्य प्राधिकारी द्वारा अगर किसी आसामी को भूमि दी गई है तो उसके लगान की जो बकाया राशि उसको वसूला कैसे जाएगा, तो ये कह रहा है कि धारा 142 की भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जाएगा। बाकी जो ट्रांसफरेबल राइट विथ भूमिधर जो हैं उनके द्वारा अलग प्रक्रिया है, लेकिन इन दो व्यक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया वैसे ही अपनाएंगे जैसे कि कोई भू राजस्व का लगान बाकी हो और उस तरीके से वसूली की जाएगी। एक बात और कर रहा धारा 143। धारा 143 का टाइटल ही है कि बकाया लगान को बट्टे खाते में डालने की शक्ति। अब ये बट्टे खाते का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी भूमि दी गई है आसामी को और वो इस कंडीशन में है कि उससे लगान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भूमि का कोई वो इस तरीके का भूमि नहीं है जिस पे कोई उपज हो रही हो, चाहे कुछ ऐसा वो नष्ट टाइप का हो चुका है, बंजर हो गया हो किन्हीं कारणों से, तो अब उससे लगान का कोई औचित्य नहीं बन जाता है। या कोई ऐसा बाढ़ग्रस्त एरिया में वो प्रभावित हो गया हो कि बार बार उसमें बाढ़ आ रहा हो, तो अब उस कंडीशन में उससे लगान की तो कोई औचित्य बनते नहीं है। तो ऐसे मामलों में, क्योंकि इसमें सब मेंशन नहीं, लेकिन इंटेंशन इसका यही है कि ऐसा एक संकल्प पारित किया जाएगा और उस पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को जो भूमि दी गई उसको आसामी के रूप में आवंटित की गई है, उसको उसका जो लगान को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। अब ये कहता क्या पढ़ लिया जाए, धारा 143 इस संहिता के उपबंधों के अधीन ग्राम सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई किसी भूमि या अन्य संपत्ति के संबंध में लगान का संपूर्ण बकाया या उसके किसी भाग को ऐसी परिस्थितियों में जैसी विहित की जाए यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अवसूलनीय मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है। अवसूलनीय मतलब ये इसको अब वसूला नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगा रहे कि परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उपजिलाधिकारी उसकी पुष्टि न कर दे। मतलब इस संकल्प को उपजिलाधिकारी द्वारा पुष्ट कराना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने देखा कि एक आसामी को
अपने द्वारा प्राप्त किए गए ध्यासन प्राप्त किए गए भूमि का किस प्रकार से लगान देय किया जाएगा, या तो उसको धारा 138 के तहत अनुबंध किया गया हो उसके अनुरूप देगा, नहीं अनुबंध किया गया तो 139 में उसका निर्धारण किया जाएगा। उसे व्यथित है तो उसी धारा में दिया गया है कि वो कहाँ अपील कर सकता है, तो तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन किया जाएगा। यदि उनके आदेश से व्यथित है तो जिलाधिकारी को अपील कर सकता है, उनका अपील में जो भी आदेश होगा वो अंतिम हो जाएगा। उसके बाद फिर एक धारा और दिया गया है कि क्या इनके लगान में कभी छूट दी जाएगी, तो उसके लिए भी धारा 140 दी गई है कि उसमें लगान में यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसमें उनको छूट दी जाएगी, जैसे अन्य लोगों को छूट दी जा रही है। पुनः उसके बाद से इसमें है कि यदि ग्राम सभा द्वारा यानी प्राधिकारी द्वारा यदि उनको आसामिक रूप में भूमि दी गई है तो उनकी लगान की वसूली कैसे होगी, तो उसके लिए बताया गया है कि उनको भू राजस्व की बकाया की वसूली के अनुसार किया जाएगा। और इनके द्वारा जो तहसीलदार महोदय हैं या उप जिलाधिकारी महोदय हैं, जो भी यथास्थिति हो, जिनके आदेश से उस लगान का निर्धारण किया गया है वो कब प्रभावी होगा, तो या तो जो आदेश में दिनांक दिए हों वो आदेश में प्रभावित हो जाएगा उस आदेश से, या उस जिस दिन आदेश किया गया उसके अगले जो जुलाई माह है उसके प्रथम दिन से वो आदेश प्रभावी मान लिया जाएगा, उनका लगान वहाँ से देय होगा। इस प्रकार हम लोग का ये लगान वाला विषय समाप्त होता है। पुनः आप लोग के समक्ष में दूसरा वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा पुनः आग्रह है आप लोगों से, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।